स्टार्ट करें। तो कल की क्लास में अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स कैसा वाला फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फाइनल अकाउंट इस चैप्टर के अंदर हम लोग को मेनली 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक अकाउंट बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और तीसरा बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। एक्चुअली बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है? कि स्टेटमेंट होता है। चलो, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा था, तो एक छोटा सा रिवीजन। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लेते हैं? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लेते हैं? परचेस। परचेस में क्या माइनस करते हैं? परचेस रिटर्न। और कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो एडजस्टमेंट्स अगर कुछ प्लस होने वाले तो प्लस करेंगे, माइनस होने वाले तो माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बाहर आएगी उसको यहां ले लेंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ एडजस्टमेंट होगा तो उसको ले लेंगे। उसके बाद यहां पर सेल्स लेंगे, सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट होगा तो प्लस माइनस करके अमाउंट बाहर आ जाएगी। उसके बाद यहां पर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये सब एंट्री करने के बाद हम दोनों साइड अकाउंट को टैली करेंगे। जिधर का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा और डेबिट साइड का कम आएगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट का ज्यादा आएगा और क्रेडिट का कम आएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रॉस लॉस। दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आता। अब ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और ग्रॉस लॉस आएगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप लोगों को यहां सबसे पहले लेना है ग्रॉस लॉस। अच्छा, ग्रॉस लॉस है ना, आपको रेयर सिचुएशन में देखने को मिलेगा। रेयर सिचुएशन बोलने का मतलब किसी एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलेगा देखने को। अब ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री करने के बाद आपको यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री करनी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एडजस्टमेंट अगर कुछ होगा इनमें तो प्लस या माइनस होगा, तो जो भी कर लो प्लस माइनस। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री इस तरफ करनी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो भी एडजस्टमेंट होगा यहां प्लस माइनस कर लो, अमाउंट बाहर आ जाएगी। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जिसका कोई हेड नहीं होगा, तो उसको अपने को अलग से लेना है। ठीक है, मैं सब बताऊंगा किसका हेड नहीं रहता, किसका क्या रहता, सब बताऊंगा। उसके बाद है ना, यहां पर इसको भी हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट का टोटल कम होगा, तो क्या मिल जाएगा हमको? नेट प्रॉफिट। और डेबिट का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट का टोटल कम होगा, तो क्या मिल जाएगा देखने को? नेट प्रॉफिट, तो नेट लॉस, सॉरी। ठीक है, ये हो गया अपना काहे का फॉर्मेट? प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। कल मैंने डिटेल में सब बताया भी था। उसके बाद बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आ जाओ। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? कैपिटल। कैपिटल में अगर आपको ऊपर में नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। और नेट लॉस आ रहा होगा तो नेट लॉस यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स के बाद कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, उसको प्लस करना है तो प्लस करोगे, माइनस करना है तो माइनस करोगे। ये एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी बाहर निकलेगी। नॉन करंट लायबिलिटी लेना है, कुछ एडजस्टमेंट प्लस माइनस होंगे, प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर। करंट लायबिलिटी लेना है, करंट लायबिलिटी की कुछ अमाउंट होगी, उसमें एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के बाहर। उसके बाद एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स लेना है। नॉन करंट एसेट में जो एडजस्टमेंट होंगे प्लस माइनस करने के बाद बाहर अमाउंट निकालोगे। और करंट एसेट लेना है, एडजस्टमेंट एडजस्ट करने के बाद आपको अमाउंट बाहर लेनी है। बैलेंस शीट जो होती है हमेशा दोनों साइड से क्या हो जाएगी? टैली। ये था कल तक की क्लास का रिवीजन। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कल तक की क्लास में कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट इनकम क्या होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट क्या होते हैं। तो ये इसका मीनिंग भी बताया था मैंने, साथ साथ में आप लोगों को इसकी लिस्ट भी दे दी थी कि इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। तो ये लिस्ट भी आप लोगों को मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, और ये पीडीएफ शायद आप लोगों को आपके ग्रुप में मिल गया है, नहीं मिला है? ठीक है, तो पीडीएफ नहीं मिला है तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को तुरंत पीडीएफ भी शेयर कर दे रहा हूं लगे हाथ। कल मेरे ध्यान से उतर गया था भेजना, तो मैं अभी तुरंत शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। हाँ, ये देखो पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में चला गया है इसका, तो आप लोग कॉपी नहीं किए होंगे तो कर लेना। ठीक है, चलो तो हम अब आगे बढ़े। तो आज की क्लास का मेन हमारा टारगेट है एडजस्टमेंट्स। आज की क्लास का हमारा जो टारगेट है क्या वो है?
एडजस्टमेंट्स, ये देखो एडजस्टमेंट्स, वो जो पीडीएफ भेजा है ना मैंने, उसमें नीचे में आपको एडजस्टमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा पूरा। तो एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, सुनो। एडजस्टमेंट्स, आप लोग अभी मैंने आप लोगों को जो फॉर्मेट बताया है ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, जगह जगह आप लोग एडजस्टमेंट देखे होंगे। ये एडजस्टमेंट हो गया, 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 ये देखो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट दिख रहे हैं ना, एडजस्टमेंट को या तो प्लस किया गया है या तो माइनस किया गया है, लिखा है ना उसके सामने प्लस माइनस का साइन लगाया हो, देखना। मतलब हर एडजस्टमेंट का या तो आपको प्लस करना है या तो फिर क्या करना है, माइनस करना है, उसके साथ और उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो कौन से एडजस्टमेंट का प्लस करना है, कौन से एडजस्टमेंट को माइनस करना है, ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, देखो ध्यान से। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना फाइनल अकाउंट का, तो आपके सामने क्वेश्चन में क्या आएगा, आपके सामने क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस रहेगा। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना फाइनल अकाउंट का, तो आपको क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा, एक ट्रायल बैलेंस देखने को मिलेगा, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिलेगा, एडजस्टमेंट्स। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में आपके सामने आएगा पेपर में। ये क्वेश्चन का पैटर्न होगा। अब आप लोग एक चीज का टैटू बनवा लेना अपने हाथ में, जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि अगर उस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, गलत बनेगा। मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर में है, जो चीजें किसके अंदर में दी रहेगी, उसकी केवल और केवल एक बार एंट्री होगी। जो चीजें कहां पर दी रहेगी, ट्रायल बैलेंस में, उसकी केवल एक बार एंट्री होगी, एक बार। और जो भी चीजें एडजस्टमेंट में होगी उसकी कितने बार एंट्री करना पड़ेगा, 2 बार। ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीजों की एंट्री एक बार और एडजस्टमेंट की चीजों की एंट्री कितने बार, 2 बार। अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप भूल जाना कि आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीजों की एंट्री एक बार और एडजस्टमेंट्स की चीजों की एंट्री कितने बार, 2 बार। ये फॉलो करना ही है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सर ऐसा क्यों करेंगे। देखो हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, एक मिनट, हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसका जो बेस होता है डबल एंट्री अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम होता है। क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब द्विलेखा प्रणाली। द्विलेखा प्रणाली मतलब जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस ट्रांजेक्शन का 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। एक इफेक्ट कहां पड़ता है, एक मिनट ना, मैं कुछ कर रहा हूं, एक जन का ना अर्जेंट मैसेज आया है। देखो तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया कि आप लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा, ट्रायल बैलेंस, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट। तो जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी उसकी कितने बार एंट्री करोगे, एक बार। और जो भी चीजें एडजस्टमेंट में होगी कितने बार एंट्री करोगे, 2 बार। ये रूल फॉलो करोगे तभी सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, गलत आएगा आंसर नहीं तो ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसकी बात हम कर रहे थे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर करते हैं। किस बेस पर करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पर। तो जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रही है ना आप लोगों को, जो भी चीजें कहां दिख रही है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रही है, मतलब उसकी एक बार एंट्री हो चुकी होगी, तभी वो कहां दिख रही है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रही है। जो भी चीजें आपको कहां दिख रही है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रही है, मतलब उसकी एंट्री एक बार हो चुकी है, एंट्री हुई है तभी वो ट्रायल बैलेंस में आया है।
और एंट्री हुई नहीं रहती तो ट्रायल बैलेंस में आता क्या? नहीं आता। ये कारण है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीजों की कितने बार एंट्री करना पड़ता है? एक बार, क्योंकि एक बार ऑलरेडी कर चुके हो इसलिए ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, और एक बार और एंट्री कर दो तो एक बार ऑलरेडी हो चुकी है, एक बार आप और कर दो तो इसका क्या हो जाएगा? डबल एंट्री पूरा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक बार ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, और एक बार आप भी कर दो तो क्या हो जाएगा? डबल एंट्री पूरा हो जाएगा उसका। और जो भी चीजें एडजस्टमेंट में दिख रही है ना, मतलब उसकी एक भी बार एंट्री नहीं हुई है। जो भी चीजें किसमें दिख रही है? एडजस्टमेंट में, तो उसकी कितने बार एंट्री करनी पड़ती है? वैसे 2 बार। तो क्योंकि इसकी एक भी बार एंट्री नहीं हुई है इसलिए वो कहां दिख रहा है? एडजस्टमेंट में दिख रहा है, इसलिए इसकी एंट्री कितनी बार करनी पड़ती है? 2 बार। तो 2 बार करोगे तभी उसका डबल एंट्री पूरा होगा। अरे बात समझ में? अब कौन से एडजस्टमेंट की एंट्री कहां पर करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट्स क्या क्या होते हैं, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ठीक है? और मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो जाए, पुराने पैटर्न से ही पेपर आने वाला है, मतलब एक 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके सामने। 15 नंबर का एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 35 मिनट चाहिए बस, मतलब आपको 35 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप एक क्वेश्चन बनाने बैठे हो और 35 मिनट से ज्यादा समय लगा रहे हो, मतलब आप अगले क्वेश्चन का समय खराब कर रहे हो। आ रही बात समझ में? मतलब 15 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय मिला है? तो मैं जो टेक्निक बताऊंगा फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 35 मिनट के अंदर आपका सही सवाल का जवाब आप लिख सकते हो, मतलब सॉल्यूशन सही लिख सकते हो। और अगर आप दूसरी टेक्निक से करते हो तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब चाहे मेरी टेक्निक आप फॉलो करो, चाहे आपको पहले से अगर कोई टेक्निक आती है उसको फॉलो करो, लेकिन कुछ भी हो जाए आपको 35 मिनट के अंदर बनाना है, तब आपको कोई मतलब है, नहीं तो नहीं। ठीक है? 35 मिनट के अंदर भी बनाना है और सही भी बना कर आना है, तब आपको 15 में से जहां तक के 12, 13, 14 तक मिल जाएगा। ठीक है? वो डिपेंड करेगा आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो चलो, ट्रायल बैलेंस के अंदर की जो भी चीजें उसकी कितने बार एंट्री करनी है? 1 बार। और जो भी चीज एडजस्टमेंट में उसकी कितने बार एंट्री करनी है? 2 बार। इसका टैटू बनवा लेना हाथ में। चलो, तो अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं समायोजन। ठीक है? क्या होते हैं एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स का मतलब यह होता है कि साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी तो हम एंट्री कर ही देते हैं। साल के दौरान परचेस हो रहा है तो परचेस की एंट्री कर दो, साल के दौरान सेल हो रहा है, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, कुछ खरीदे हैं, हर चीज जो भी साल के बीच में हो रही है तो हमने क्या कर चुका है? उसकी एंट्री कर चुके हैं। लेकिन ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं एकदम वो साल के आखिरी में ही होते हैं, साल भर नहीं होते, साल के आखिरी में ही होते हैं। तो उनकी एंट्री है ना, उनकी एंट्री को हमको ट्रायल बैलेंस में देखने को नहीं मिलेगी। वो कहां देखने को मिलेगी? एडजस्टमेंट। तो या तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो साल के आखिरी में होता है, या फिर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो साल के बीच में हुआ है लेकिन हमसे किसी कारण से छूट गया लेने से। जैसे साल के बीच में आपने फर्नीचर खरीदा था, भूल गए लेना। अभी ये वाला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ कॉलेज में आया था, साल के बीच में फर्नीचर खरीदे थे, एंट्री नहीं किए थे, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था और बच्चे लोग नहीं बना पाए थे। ठीक है? अभी छत्तीसगढ़ कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम हुआ था ना, उसमें वही क्वेश्चन आया था फाइनल अकाउंट वाला। तो अपन पूरे बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की, तो ध्यान से देखते जाओ, कुछ नहीं है, एकदम लॉजिकल है, ध्यान से सोचना सुनना। तो हर एडजस्टमेंट की एंट्री कितने बार होती है? 2 बार। हर एडजस्टमेंट की एंट्री कितने बार होने वाली है? 2 बार। तो देखो, मैंने यहां पर फर्स्ट एंट्री के बारे में लिखा है कि पहली एंट्री कहां पर होगी, और मैंने यहां पर सेकेंड एंट्री के बारे में भी लिखा है, मतलब पहली एंट्री कहां पर करना है और दूसरी एंट्री कहां पर करना है, और एडजस्टमेंट को प्लस करना है कि माइनस करना है, सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल आता है इसका क्लोजिंग स्टॉक का। सबसे पहला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम स्कंध, या क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है? इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो उसकी 2 बार एंट्री होगी। तो पहली एंट्री कहां पर होगी?
टीए के क्रेडिट साइड में, सर अब टीए क्या है, तो मैं कहीं कहीं पे शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, तो पहले आप लोग शॉर्ट फॉर्म समझ लो क्या है। टीए का मतलब मैं बोलूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अब नोट्स लिख रहे हैं ना, नोट्स का मतलब शॉर्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है। टीए लिखूंगा मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। पीएलए लिखूंगा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीएस लिखूंगा मतलब बैलेंस शीट। और टीपीएल लिखूंगा मतलब ट्रेडिंग ऑब्लिक, ये एंड नहीं है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। एक मिनट, टीपीएल लिखा हुआ है मतलब ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, तो जहां जहां पे मैं ये सब लिखा हूं आप लोग ध्यान रखना उसका। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, तो पहली एंट्री कहां करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये फर्स्ट एंट्री है। और सेकेंड एंट्री कहां करोगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। चलो दूसरा में आ जाओ, डेप्रीसिएशन। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कुछ नोट है, तो नोट जब पढ़ ही लेते हैं, नोट नंबर क्या लिखा है क्लोजिंग स्टॉक के आगे, नोट नंबर 1 पढ़ ही लेते हैं क्या लिखा है। चलो आगे देखो कुछ लिखा है इसके बारे में। नोट नंबर 1, वैसे तो अभी बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं बता देता हूं। समटाइम्स इन क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर गिवन इन क्वेश्चन। ये थोड़ी सी वर्डिंग गड़बड़ हो गई है, बोथ आर गिवन, हाँ ठीक है ठीक है, मैं गलत पढ़ दिया था। सम टाइम इन क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सम टाइम इन क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक की क्या दी रहेगी, मार्केट वैल्यू दी रहेगी। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में फर्क पता है ना क्या होता है, क्या होता है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में, जितने में हम खरीद के लाए हमको कितने में पड़ा, वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट। मान लो आपके यहाँ आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, बच गया साल के आखिरी में नहीं बिका, तो उसकी क्या है 10 लाख रुपए कॉस्ट, जितने में आपने खरीदा था। अब उसकी मार्केट वैल्यू मान लो 11 लाख रुपए हो गई है, मतलब उसको बेचने जाओगे तो कितना रुपए मिलेगा, 11 लाख रुपए, ठीक है। हाँ महोदय, आप मेरी अगर बात ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाला आपको कहीं पे भी कोई लफड़ा नहीं आएगा, मैं जो भी बोल रहा हूं ना उसमें मैं हिंदी वर्ड्स भी यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो आप नोटिंग करते जाओ साथ साथ में, मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको उसमें हिंदी इंग्लिश का कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो मैं हिंदी भी वर्ड यूज कर रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी दी रहेगी, कॉस्ट मतलब लागत, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक की क्या दी रहेगी, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मतलब बाजार मूल्य। मार्केट वैल्यू को नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, कितना आप बेचोगे तो कितना पैसा वसूल आएगा, वसूली, ठीक है, वसूली कितनी होगी। तो उस केस में हमको क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का 10 लाख दिया है मान लो, और क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट वैल्यू है 11 लाख रुपए, ये दोनों दिया हुआ है। तो उस केस में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये देखना है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मतलब लागत, और क्लोजिंग स्टॉक उसकी मार्केट वैल्यू मतलब बाजार मूल्य, दोनों में जो कम होगा ना उसको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लेकर चलना है। मान लो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 10 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू कितनी है, 11 लाख। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 10 लाख को लोगे कि 11 लाख को लोगे, 10 लाख को लोगे, 10 लाख को। क्यों, दोनों में विच एवर इज लोअर लिखा है, विच एवर इज लोअर मतलब दोनों में जो कम, दोनों में जो होगा, कॉस्ट और मार्केट, माइनस माइनस नहीं करना है, दोनों में कंपेयर करना है, दोनों में जो कम होगा उसको हमको ले लेना है। क्लियर है, यहां पर किसी को कोई डाउट? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, उसकी आपको कॉस्ट भी दी रहेगी और साथ में क्या दी रहेगी, मार्केट वैल्यू। कॉस्ट मतलब लागत और मार्केट वैल्यू मतलब बाजार मूल्य। तो दोनों दिया रहेगा, तो आपको कॉस्ट को लेना है कि मार्केट वैल्यू को लेना है, तो आपको दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब दोनों की तुलना करनी है।
दोनों में जो कम होगा वो वाले को आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेकर चलना। अब वो चाहे कम मार्केट वैल्यू हो जाए, चाहे वो कॉस्ट कम हो जाए। क्लियर है? तो ऐसा वाला सिचुएशन आपको किसी एक आधा ही क्वेश्चन में मिलेगा, हर क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो हम अभी एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। एडजस्टमेंट में हमने अभी क्या पढ़ा? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। किसके बारे में पढ़े? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसकी पहली एंट्री कहां करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड एंट्री कहां करोगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दो जगह एंट्री होगी, हर एडजस्टमेंट की 2 बार एंट्री होती है इसलिए। अब हम बात करते हैं अगले एडजस्टमेंट की, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब जानते हो ना क्या होता है? ह्रास, अवक्षण, ह्रास, डेप्रीसिएशन। पढ़ो क्या लिखा है। डेप्रीसिएशन कभी भी आपको अमाउंट नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कभी भी डेप्रीसिएशन का क्या नहीं दिया रहेगा? आपको अमाउंट नहीं दिया रहेगा। पहले डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करनी होगी, उसके बाद एंट्री करना है। डेप्रीसिएशन की पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना है, उसके बाद क्या करना है? एंट्री। मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि एक मशीन है, मशीन 10 लाख की मशीन है और डेप्रीसिएशन का रेट है 10%। तो डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे? 10 लाख का 10% निकाल दो तो कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया। कहां से 90,000 आएगा? 10 लाख का 10% करोगे तो 10 लाख का 10% 1 लाख तो होगा। कहां से 90,000 आ गया? माइनस करोगे तो भी 90,000 नहीं आएगा। सुनो मेरी बात। तो मशीन अगर दी हुई है 10 लाख की, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10%, तो उस केस में 10 लाख का 10% निकालोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। उस 1 लाख की एंट्री करना है। तो मैं वही लिखा हुआ यहां पे कि डेप्रीसिएशन का पहले आप लोगों को क्या करना है? कैलकुलेशन, जो अमाउंट आएगी फिर उस अमाउंट की एंट्री करनी है। तो इधर देखो, डेप्रीसिएशन जो दिख रहा है उसकी 2 जगह एंट्री होगी। कहां कहां पर एंट्री होगी? पहली एंट्री कहां होगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट। और बैलेंस शीट में एसेट में जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस। अब जिस एसेट का डेप्रीसिएशन है उस एसेट में जाके माइनस होगा। मशीन का होगा तो मशीन में, फर्नीचर का होगा तो फर्नीचर में, प्लांट का होगा तो प्लांट में, बिल्डिंग का होगा तो बिल्डिंग में। क्लियर है? जिस एसेट का होगा वहां ले जाके क्या कर देना? माइनस। देखो मैं एडजस्टमेंट के आगे में प्लस या माइनस लिखा था, याद है? तो डेप्रीसिएशन को प्लस करते कि माइनस करते हैं? माइनस करेंगे। क्लियर है? चलो आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं साथ में हिंदी वर्ड डिक्टेट कर देता हूं, क्योंकि देखो नोट को है ना, नोट्स जो दिख रहा है स्क्रीन पे, मेरे को बहुत शॉर्ट में रखना है। तो मैं अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दूंगा ना तो नोट फिर पूरा है ना यहाँ पे वो हो जाएगा। और इंग्लिश में क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिखने में थोड़ी आसानी होती है, तो इसलिए मैंने ना इंग्लिश वर्ड यूज किए हुए हैं। तो मैं डिक्टेट करते वक्त हिंदी वर्ड भी बोल दूंगा, तो जो हिंदी मीडियम वाले वो साथ में उसको लिख लेना कहीं पे, तो आपको बाद में सहूलियत होगी। देखो अगला क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अदत्त व्यय, ऐसे खर्चे जिनका हमने साल के आखिरी में पेमेंट नहीं किया है। तो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब समझो क्या होता है। मान लो हम अकाउंटिंग करते हैं पूरे 1 साल की, तो हमारा साल स्टार्ट कब होता है? अप्रैल से, और खत्म कब होता है? मार्च में। हमारा साल स्टार्ट होता है अप्रैल में और खत्म होता है मार्च में। मान लो हमारे यहाँ स्टाफ काम करता है। हमारे यहाँ कौन काम करता है? स्टाफ। ठीक है। अब स्टाफ पूरे साल भर काम किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करते 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 पूरा मार्च तक काम किया। तो ये जब काम कर रहा था तो इसको सैलरी क्या साल के आखिरी में इकट्ठा दूंगा क्या? नहीं, इसको सैलरी तो मेरे को हर महीने देनी पड़ेगी। मान लो इसकी सैलरी जो है 10,000 रुपया पर मंथ है। इसकी सैलरी जो है 10,000 रुपया पर मंथ है। तो जैसे ये काम किया अप्रैल महीने में तो इसको 10,000 रुपया मिला होगा। फिर मई महीने में काम किया, इसको 10,000 मिला होगा। तो ऐसे करते 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 पूरे साल के आखिरी तक आया, काम करते करते हर महीने की सैलरी उठाते जा रहे हैं। मान लो ऐसा नियम है कि हम जब अप्रैल में काम करवाए तो उसकी सैलरी हम 10 मई को देते हैं, मई में काम करवाए तो उसकी सैलरी कब देते हैं? हम 10 जून को देते हैं। मतलब हर महीने की सैलरी अगले महीने की 10 तारीख तक देते हैं।
तो ये तो साल के बीच में चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आया, जो साल का आखिरी महीना होता है, साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है, तो मार्च महीने में तो ये तो पिछला साल था, अब मार्च महीने के बाद जैसे ही गए तो ये कौन सा साल लग गया, अगला साल लग गया, नेक्स्ट ईयर। तो इस साल के काम किए हुए की सैलरी उसको कब मिलेगी, 10 अप्रैल को। लेकिन आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद कब करना है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को आप ये जो काम तो करा डाले हो बेचारे से, लेकिन पेमेंट आप अगले साल करोगे, अगले महीने करोगे, तो उसकी एंट्री किस साल में करोगे, इस साल की बुक्स में करोगे कि इस साल की बुक्स में करोगे। पेमेंट तो उसको 10 ही को मिलेगा, लेकिन आप उस पेमेंट अगले साल करोगे, लेकिन सैलरी बिलोंग करती कौन से साल के, इस साल की। तो आप मानोगे कौन से साल की सैलरी, इस साल की कि अगले साल की, इस साल की। तो इसलिए जो पेमेंट आप दोगे भले अगले साल, लेकिन वो बिलोंग करता है इस साल को, तो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख के क्या दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम। इस साल का आपका दायित्व है, लायबिलिटी है, आपने काम करवा लिया है सामने वाले से, लेकिन पेमेंट अगले साल करोगे तो आप उसको लायबिलिटी के नाम से दिखाओगे। आ रही बात समझ में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपने सामने वाले से कुछ काम करवा लिया है, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए साल के लास्ट तक, करोगे थोड़े दिन के बाद, अगले साल पेमेंट करोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने एग्जांपल के लिए सैलरी लिया, वो वेजेस भी हो सकता है, वेजेस मतलब मजदूरी भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा किसी भी प्रकार का खर्चा हो सकता है जो आउटस्टैंडिंग हो सकता है, ठीक है, जिसका इस साल से ताल्लुक है, लेकिन पेमेंट अगले साल होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब तो समझ गए। इसकी अब क्वेश्चन में आ गया, तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री होगी टीपीएल। टीपीएल में क्या करना है, टीपीएल के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में क्या करोगे, ऐड। अब देखो मैंने ना अगर पूरी थ्योरी लिखनी थी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में इसको ऐड करना है, अगर ये थ्योरी पढ़ना रहता तो बुक उठा के पढ़ लेते। ये सारा पूरा डिटेल तो बुक में भी लिखा हुआ है, हर ऑथर की बुक में लिखा हुआ है। मैं ऐसा कोई थोड़ी कि मैं नया कुछ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को चीजें नोट्स से पढ़ा रहा हूं, तो नोट्स में चीजें क्या होती है, शॉर्ट समरी, ठीक है। तो समरी में आपको इस तरीके के शब्द का, इससे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फेमिलियर होना पड़ेगा। टीपीएल लिखा है मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दोनों में से कहीं पर भी वो डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। और उसको जो भी खर्चे से रिलेटेड है उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। मैं ऐसा क्यों लिखा, मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वेजेस कैसा खर्चा होता है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह कहां पर है, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मैं सैलरी बोल दे रहा हूं तो सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसकी जगह कहां पर है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इसलिए मैं टीपीएल मतलब टी/पीएल, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और जिस खर्चे से रिलेटेड है उस खर्चे में ले जाके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। वेजेस है तो वेजेस में, सैलरी है तो सैलरी में, जिसमें भी समझ में आएगा उसमें ऐड कर देना। क्लियर है। और सेकेंड एंट्री कहां पर होगी उसकी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दूसरी एंट्री होगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का याद रहेगा भाई आप लोगों को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जो हमने साल में काम तो करवा लिया, लेकिन साल के आखिरी तक हमने पेमेंट नहीं किया उसका, तो हमारे लिए लायबिलिटी बन गई वो। अब लायबिलिटी बन गई तो चलो लायबिलिटी तो बन गई, लेकिन हमारे लिए एडजस्टमेंट तो है वो, तो उसकी हमको 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री कहां करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंस से रिलेटेड है उसमें ले जाकर ऐड कर देना, और दूसरी एंट्री कहां पर होगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देना उसको। अब 4th नंबर पर आ जाओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस को हिंदी में बोलते पूर्व दत्त व्यय। प्रीपेड एक्सपेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्व दत्त व्यय। ऐसे खर्चे जिसका हमने काम नहीं करवाया लेकिन एडवांस में पैसा देके बैठ गए। प्रीपेड एक्सपेंस को एडवांस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। एडवांस पहले से पैसा दे गए, दे के बैठे हैं हम, लेकिन अभी तक काम नहीं करवाए। खासकर प्रीपेड एक्सपेंस में आपको देखने को मिलेगा इंश्योरेंस, बीमा। क्या होता है सुनो, इंश्योरेंस। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो इधर।
एक है ना छोटी सी एक्टिविटी है, आप लोगों को करना चाहिए। क्या होता है, जैसे हम कभी भी कंटिन्यू कोई चीज कर रहे हैं ना, हम कंटिन्यू अगर कोई चीज कर रहे हैं तो हमारा है ना दिमाग जो है डेविएट होना चालू कर देता है। जैसे मैं आप लोगों को कंटिन्यू एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो जहां जहां पे मैं बताया तो थोड़ा सा सुने होंगे, थोड़ा सा भूल गए होंगे या ध्यान नहीं दिए होंगे, थोड़ा सा सुने होंगे फिर ध्यान नहीं दिए होंगे, या फिर जहां जहां पे पंच लाइन आई होगी वो याद होगी, जो मैंने काम की बात बोल दी होगी कहीं पे वो स्किप हो गया होगा। ये सबके साथ होता है ऐसा। तो आप लोगों को दिमाग में ना अटेंशन रखना पड़ेगा। अटेंशन मतलब जो बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनना है। तो इसलिए देखना, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास की, ये देने का पर्पस ये है कि आप लोग उस चीज को 2 बार 3 बार सुनो, क्योंकि पहली बार में सुनने में हो सकता है आपने 40% ही चीजें सुनी होंगी, बाकी की 60% चीजें स्किप हो गई होंगी, क्योंकि अटेंशन नहीं था। ये कोई जानबूझ करके किया गया चीज नहीं होता है, ये मानव स्वभाव है अटेंशन। क्योंकि ये ना हमारा दिमाग है ना, जैसे मैं कुछ बता दिया प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में, बीमा बोल दिया, अब किसी आदमी के साथ या किसी बच्चे के साथ बीमा से रिलेटेड कुछ हुआ होगा उसके पास्ट में, तो सोचने लग जाएगा इंश्योरेंस, हाँ हमारे घर में एजेंट आया था, मेरे पापा से बीमे की बात किया था। तो उस बीच में जब आप उस चीज सोच रहे हो तो मैं जो बताया खत्म, मैं जो बताया उतने बीच में खत्म हो। ऐसा हर आदमी के साथ होता है। अब मैं थोड़ी देर पहले सैलरी की बात किया तो आपको अपने दुकान के स्टाफ की बात याद आ रही होगी, अरे यार हम भी 10 तारीख को पेमेंट करते हैं, ऐसा हो रहा होगा। तो जब मैं उस चीज के बारे में बताया वो चीज खत्म। ये मानव स्वभाव है। तो आपको है ना वहां पर अटेंशन, चीजों के साथ इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल रहना है। जो बातें बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनना है। हम लोग ख्यालों में खो जाते हैं और खोने के कारण जो काम की चीज है वो हमारे से हट जाती है। आ रही बात समझ में? चलो, तो मैं अभी क्या काहे की बात कर रहा हूं? अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व दत्त व्यय। ऐसे खर्चे जिसका हम पहले से पेमेंट कर दिए हैं लेकिन काम नहीं करवाया अभी तक। इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, पूर्व दत्त बीमा, एक एग्जाम्पल है ना इसका। देखो क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इंश्योरेंस जो होता है ना, ये जनरल नॉलेज वाली चीज है, 1 साल का देते हैं। जैसे मान लो आपने आज 1 जुलाई को, आज मान लो 1 जुलाई की डेट है, आपने आज के डेट पे एक इंश्योरेंस करवाया। किसका? स्टॉक का। आपके यहां जो माल पड़ा है, गुड्स पड़ा है, उसका इंश्योरेंस करवाया। इसका पेमेंट किया आपने 15,000 रुपए, सॉरी 12,000 रुपए। तो इंश्योरेंस कब तक का होता है? जनरली इंश्योरेंस जब किया जाता है तो वो 1 साल के टर्म के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 1 साल की अवधि के लिए होता है इंश्योरेंस। तो आपने 1 जुलाई को करवाया होगा इंश्योरेंस, तो कितने दिन के लिए हुआ होगा? ये आपका मान लो 2021 है, 2022 है और 2023 है, और ये हमारा करेंट ईयर है जबकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये जो है हमारा करेंट ईयर है, चालू वर्ष, जब जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आपने बताओ 1 जुलाई को बीमा करवाया है 12,000 का, तो 1 जुलाई को करवाया हो तो कब तक के लिए किया हुआ है? 30 जून। तभी तो इसका 12 महीना पूरा होगा ना 30 जून को। तो अब आप इसको अगर अच्छे से देखते हो, इसको अगर आप अच्छे से देखते हो तो यहां पर पूरा 12 महीना होता है, लेकिन इस साल में कितने महीने आ रहे हैं और अगले साल में कितने महीने चले जा रहे हैं? 3 महीना। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च अगर देखते हो तो 9 महीना इधर आ गया, और 1 अप्रैल से लेकर 30 जून देखोगे तो अगले साल का 3 महीना चला गया। लेकिन आपने तो ये पूरा 12,000 रुपए का बीमे का प्रीमियम का कहां पेमेंट करके बैठ गए हो? इसी साल में पेमेंट कर डाले हो। मतलब 12,000 को 9 महीने और 3 महीने में बांटो तो कितना होगा? 12,000 को 9 और 3 महीने में बांटो तो 9,000, और 12,000 को 3 महीने में बांटो
तो 3,000 आएगा। मतलब आपने 9 महीने का प्रीमियम इस साल का तो दिया ही दिया है, जिसका फायदा आपको इस साल मिलेगा, लेकिन 3 महीने का 3,000 का प्रीमियम जो है अगले साल का भी पेमेंट इसी साल करके बैठ गए, क्योंकि इस साल आपने कितना पेमेंट किया है, 12,000। तो ये जो 3,000 रुपए है ना, 3,000 रुपए जो आपने पेमेंट तो इस साल किया लेकिन उसका फायदा अगले साल मिलेगा, तो इसको ये जो 3,000 दिख रहा है ना, ये वाला 3,000 ये आपके लिए प्रीपेड इंश्योरेंस है। क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस, पूर्व दत्त व्यय, जिसका पेमेंट आप यहां किए हो, जिसका पेमेंट आप कहां किए हो, इस साल में, लेकिन ये बिलोंग कौन से साल को करता है, अगले साल। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब मैंने बता दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस का करना क्या है, सुनो। प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करना है, सुनो। ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी खर्चा है उससे क्या करना है, उसको माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग वाले को क्या करते हैं, प्लस, और प्रीपेड वाले को क्या करते हैं, माइनस। और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, ये प्रीपेड वाला एसेट में दिखता है और आउटस्टैंडिंग वाला कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड में। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी खर्चा होगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे खर्चे में, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, एसेट साइड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो दो मैंने बताया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी खर्चा होगा उसमें ले जाके क्या करेंगे, ऐड, और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड में। और प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जो भी खर्चा होगा उसमें माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, एसेट साइड में। ठीक, तो ये दोनों बात हो गई किससे रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब मैं बात करने जा रहा हूं किससे रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड। ऊपर वाला अगर समझ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब मैं बात इनकम की करूंगा। आपने काम कर दिया है लेकिन आपको पैसा नहीं मिला अभी तक, आप काम करके बैठ गए हो लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। हिंदी में बोलते हैं उपार्जित आय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपार्जित आय या अर्जित आय। अर्जित सिंह वाला अर्जित नहीं ना, अर्जित आय या उपार्जित आय। उपार्जित आय मतलब आपने काम कर दिया है लेकिन पैसा नहीं मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैंक में एफडी किया हुआ है 5 साल के लिए। बैंक में कितने साल के लिए एफडी करा के रखे, 5 साल, 10 लाख का। और हर साल बैंक वाला आपको कितना ब्याज देता है, तो बैंक वाला जो 10% ब्याज देगा ना, वो एफडी में ले जाके जमा कर देगा, आपको ला के घर पे नहीं देगा। तो पैसा एफडी में ही जमा होते जाता है। फिर जब 5 साल पूरा होगा तो 5 साल के बाद आपको वो पैसा मिलेगा। तो मतलब आपने वो पैसा कमाया लेकिन मिला क्या आपको, नहीं मिलेगा। कब, 5 साल के बाद। तो ऐसा कोई इनकम जो आपने कमा लिया है लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इसका क्या करेंगे। अब इनकम का रिलेशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कहां लोगे इसको, क्रेडिट साइड में इनकम में ले जाके क्या करना है, ऐड करना है। और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, ये एसेट साइड में दिखेगा। और एडवांस इनकम मतलब क्या होता है कि हमने पैसा सामने वाले से एडवांस ले लिया है लेकिन काम नहीं किया अभी तक। हम एडवांस लेके बैठ गए हैं लेकिन काम नहीं किए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस इनकम। तो इसका क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम से माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, वो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। ये 4 पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 और 6, 3, 4, 5, 6, ये एकदम है ना आप लोगों को कंठस्थ याद रहना चाहिए। मतलब किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है, किसको कहां पे ऐड करना है, किसको कहां पे लेस करना है, किसकी कहां पर जगह है, बिल्कुल याद रखना है इसको। ठीक है, चलो एक छोटा सा रिवीजन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर है तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करेंगे, जो भी एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, और बैलेंस शीट के कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, हाँ देवेंद्र, मैं रिपीट ही कर रहा हूं, बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी खर्चा है रिलेटेड उससे में माइनस करेंगे, और एसेट साइड में ले जाके क्या करेंगे, वहां पे दिखा देंगे। अगर कोई एसेट होगा तो उसमें जोड़ देंगे, नहीं होगा तो अलग से दिखा देंगे।
अगर कोई एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो रिलेटेड इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, एसेट साइड में। और अनएक्रूड या फिर एडवांस इनकम में, मैं सिर्फ एडवांस लिखा हूं तो यहां पर एक वर्ड जोड़ देता हूं एडवांस के बगल में, अनएक्रूड, अनएक्रूड, यहां पे एक वर्ड जोड़ देता हूं, मेरे से छूट गया था लिखने का, अनएक्रूड। अगर कोई एडवांस या फिर अनएक्रूड इनकम है, अनएक्रूड मतलब अनुपार्जित, जो कमाए नहीं है लेकिन हमको पैसा मिल गया पहले से, तो उसका क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, वो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। तो ये चार जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो अभी तक हमने क्या क्या डील कर लिया क्लास में, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक देख लिए, उसके बाद क्या देखे, डेप्रीसिएशन, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड या एडवांस इनकम, ये 6 चीज हम देख लिए। तो एक सवाल बनाए, जितना हम अभी तक सीखे उसके बेस पे, फिर आगे और बताऊंगा तो और अपन उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक मिनट, एक और एडजस्टमेंट मेरे को बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा। इधर देखो, पॉइंट नंबर 7 बस देख लो, उसके बाद फिर अपन बनाना चालू कर सकते हैं क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 किससे रिलेटेड है, ये बैड डेट। देखो क्या होता है, पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स, डेटर्स, इसको डेप्टर्स नहीं पढ़ते ना, डेप्टर बी साइलेंट होता है, डेटर्स पढ़ते हैं, डेटर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं देनदार, डेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार। कौन होते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार में कुछ गुड्स बेचा हुआ है और हमको उनसे कुछ पैसा लेने का हो गया है। जैसे मान लो आपने किसी को 10,000 रुपए का कुछ गुड्स उधार में बेचा, उधार में बेचा मतलब पैसा नहीं दिया, सामान लेके चला गया, तो सामने वाला जो बंदा है जो उधारी में लेके गया आपसे, ये जो डांस कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर। ये आपके लिए क्या है, डेटर, मतलब ऐसा आदमी या ऐसी संस्था जिससे आपको पैसा लेने का है। क्यों लेने का है, क्योंकि आपने उसको कुछ ना कुछ उधार में बेचा है, तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, डेटर्स। तो डेटर्स से रिलेटेड आप लोगों को 3 टाइप के एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। पहला होता है बैड डेट, दूसरा होता है प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट, और तीसरा होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बैड डेट का मतलब होता है डूबत ऋण, बैड डेट का मतलब होता है डूबत ऋण। प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल का डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट का मतलब होता है डूबत ऋण या फिर संदिग्ध ऋण के लिए संचय या प्रावधान। डूबत ऋण, बैड डेट मतलब डूबत ऋण, और डाउटफुल डेट मतलब संदिग्ध देनदार के लिए प्रावधान। देनदारों से देनदारों पर बट्टे का प्रावधान, डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा, देनदारों पर बट्टे का प्रावधान, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलो ये तो हिंदी में बता दिया मैंने, इसका मतलब क्या होता है सुनो। आपने किसी को उधारी दी थी, मान लो एक आदमी है, इसको आपने 10,000 रुपए का कुछ उधार में बेचा और एक टाइम से 10,000 रुपए लाके दे दिया आपको। आपने 10,000 रुपए का सामान उधार में बेचा और ये आदमी 10,000 रुपए लाके दे दिया, तो जो उधार में देते और पैसा लाके दे देता है तो गुड डेट है, गुड डेट। गुड डेट मतलब
दिए और आ गया पैसा वापस, गुड डेट। लेकिन कोई इंसान ऐसा है या कोई संस्था ऐसी है जो आपसे उधार में लेकर गई लेकिन पैसा नहीं दी, नहीं दी मतलब अब कंफर्म हो गया नहीं दे रही है, जो उखाड़ने उखाड़ ले बोल दिया सामने वाला, मतलब वो पैसा डूब गया। तो डूब गया तो उसको क्या बोलोगे, डूबत ऋण, मतलब बैड डेट। अब वो डेट गंदा हो गया, मतलब बैड हो गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट। आई बात समझ में? अब मतलब ये हो चुका है, काम हो चुका है, पास्ट हो गया, अभी हो गया, डूब गया पैसा आपका, कंफर्म हो गया, आप मोए मोए हो गया आपके साथ। अब आगे, अब ये आदमी जो है आपको इससे 10,000 रुपए लेना है। सुनो इधर, इस आदमी से आपको 10,000 रुपए लेना है। अब ये आदमी के साथ इसके बिजनेस में आग लग गई, मतलब आपने इसको 10,000 रुपए का सामान उधार में बेचा था इस आदमी को, और इस आदमी के घर पर या दुकान पर आग लग गई, और आग लग जाने से इस आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, ठीक है, और उसने बीमा भी नहीं करवा के रखा हुआ था, तो मतलब कंपनी जो पैसा डूबा मतलब पूरा खत्म। तो अब आपको घर पे बैठे बैठे, दुकान पे बैठे बैठे चिंता हो रही है कि आदमी से हमारा पैसा डूब जाएगा, डूब जाने का टेंशन हो रहा है। अभी तक ये बोला नहीं है, नहीं दूंगा करके बोला नहीं है वो, लेकिन आपको अभी से लग रहा है क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है कि अब वो पैसा नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पैसा डूबने वाला है, डूबा नहीं है, लग रहा है डूबने वाला है, तो आप उसका क्या बना के रख दोगे, पहले से प्रोविजन, प्रावधान बना दोगे। आई बात समझ में? उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं ना, किसी से 10,000 रुपए लेना है, लेना यार 9,500 रख, 500 छोड़ दे, ऐसा होता है। पैसा देने आएगा लेकिन कुछ काट के जाएगा। अरे मतलब मेरा बोलने का मतलब है 10,000 लेना है, डिस्काउंट काट के जाएगा, तो 500 रुपए क्या हो जाएगा, खत्म, 500 रुपए खत्म। तो आपका नुकसान है कि नहीं है? है। तो नुकसान आपका हो रहा है, लेकिन पैसा डुबा नहीं रहे सामने वाला, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिडक्ट कर रहा है ना वो, तो कुछ ना कुछ डिडक्ट हो गया तो आपका नुकसान है। तो आपको उसके लिए लग रहा है कि सामने वाला पैसा देने आएगा, उससे मेरे को 28,250 रुपए लेना है, लेकिन जब देने आएगा तो मेरे को 28,000 देगा, 250 रुपए नहीं देगा। तो आप क्या कर लोगे, उसका डिस्काउंट का प्रोविजन। और ये प्रोविजन बनता किस बेसिस पे, प्रोविजन बनता किस बेसिस पे? जैसे मैं एक टीचर हूं, तो अब हमारी जो क्लास की जो फीस आती है, तो मेरे को भी 5% का प्रोविजन बना कर रखना पड़ता है लास्ट में। क्या मेरे को मालूम है कि कोई कोई बच्चे ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ऐसा कोई नहीं करता है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि लास्ट बिजनेसमैन जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, हर साल जो उसके साथ होते आ रहा है बेचारे के साथ, उस बेसिस पे वो फ्यूचर में अनुमान लगा लेता है कि ऐसा उसके साथ हो सकता है, तो पहले से क्या कर लेता है, वो प्रोविजन बना लेता है। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया जाता है प्रोविजन, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अभी 3 चीजें बताई। एक क्या होता है, बैड डेट, बैड डेट मतलब जो पैसा डूब गया, और प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेट मतलब जो लग रहा है आपको पैसा डूब जाएगा, और तीसरा होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब सामने वाला पैसा तो देने आएगा लेकिन जितना देना है उतना नहीं देगा, कम देके जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों में ना, जब ये तीनों कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये अच्छा तीनों का रिलेशन किससे है, डेटर से ही रिलेशन है, क्योंकि तीनों का पैसा अल्टीमेटली लेना किससे था, डेटर से ही लेना था। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ये तीनों चीज अगर देखने को मिल गई, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में तीनों तीनों एक साथ आएगा, तो सीक्वेंस मेंटेन करना है आपको। सीक्वेंस सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट करोगे, बैड डेट का हो जाएगा, उसके बाद किसका करोगे, उसके बाद किसका करोगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। मतलब कभी भी आगे पीछे, मतलब इसकी सीक्वेंसिंग को आप, सीक्वेंस मतलब समझते हो ना, क्रम, इसको आगे पीछे नहीं करना है। सबसे पहले एडजस्ट किसको करना है, बैड डेट को, उसके बाद किसको एडजस्ट करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को या बैड प्रोविजन फॉर
बैड डेट को या फिर डाउटफुल डेट को, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है, इसके बाद ही ये होगा और इसके बाद ही ये होगा। तो क्या होगा देखे, नोट नंबर 7, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो मैंने ऐसे सीक्वेंस के लिए एरो भी बना के रखा है, पहले ये फिर ये। क्या करेंगे देखो, बैड डेट अगर दिख रहा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट में डेटर से जाके क्या हो जाएगा, माइनस। बैलेंस शीट में डेटर से जाके क्या हो जाएगा, माइनस। प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट, एक मिनट, हेलो, मतलब अलग अलग रहेगा, अलग अलग, हाँ। प्रोविजन फॉर बैड और प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट का क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में डेटर में जाके क्या हो जाएगा, माइनस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में डेटर में जाके क्या हो जाएगा, माइनस। देखो तीनों के साथ मैंने एक ही काम किया कि नहीं किया। अच्छा, यहां पर बैड डेट के नाम क्या, कि न्यू लिखा हुआ है मैंने। कभी कभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ट्रायल बैलेंस के अंदर में भी बैड डेट दिखेगा आपको, और एक बैड डेट आपको कहां देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट में। दो बैड डेट देखने को मिलेंगे एक ही क्वेश्चन में। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा ना वो पुराना वाला होता है मानते हैं, और जो बैलेंस शीट सॉरी एडजस्टमेंट में देखने को मिलेगा वो नया होता है। क्लियर है मेरी बात? तो आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 से लेकर 7 तक में कोई डाउट है तो पूछो, फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 से लेकर 7। पॉइंट नंबर 1 से लेकर 7 क्लियर है? इसके बाद 8, 9, 10 जो है वो स्पेशल पॉइंट्स है। स्पेशल पॉइंट्स मतलब ये खास किसी क्वेश्चन में आएंगे। नहीं, 10वां नंबर का भी मैं बता देता हूं। 8 और 9 को बस अपन पेंडिंग छोड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्वेश्चन बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। तो मैं अगर अभी स्टार्ट करूंगा मतलब है ना, अगली जो मैथ्स की क्लास है उसका टाइम खराब होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 10 एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अभी, क्वेश्चन अपन कल की क्लास में बना लेंगे। ठीक है? तो आप लोग कल की क्लास में आने के पहले एक बार इस वाली क्लास का रिकॉर्डिंग फिर से देख कर आना, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। जो जो बात आप लोगों की स्किप हो गई होगी इधर उधर सोचने के चक्कर में, तो वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है? 10वां नंबर का पॉइंट देखो, 8 और 9 इसको लास्ट के लिए पेंडिंग रखेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी पर ब्याज। क्या करते हैं इसका, ये बिजनेस के लिए तो एक खर्चा है, लेकिन ये आउटसाइडर के लिए खर्चा, आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है, जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस के मालिक को ही देती है। ये किसी बाहरी आदमी को पेमेंट नहीं किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है, सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आएगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कभी कभी क्वेश्चन में दिए रहेगी और कभी कभी नहीं दिए रहेगी। नहीं दिए रहेगी तो पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? कैलकुलेट करने के बाद एंट्री कहां पर करोगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ले जाकर क्या कर देना, प्लस कर देना। इसकी 2 जगह एंट्री होगी। पहली एंट्री कहां पर होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल में ले जाके क्या कर देना, ऐड कर देना। क्लियर है? तो ये पूरे 10 में से 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को आज की क्लास में एडजस्टमेंट करवा दिए। एक छोटा सा रिवीजन करें। देखो, आज की क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट को समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपके सामने क्या आने वाला है। क्वेश्चन में आपके सामने ट्रायल बैलेंस आएगा और दूसरा क्या आएगा, एडजस्टमेंट्स। तो जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी रहती है उसकी कितने बार एंट्री करेंगे, 1 बार, और जो भी चीजें एडजस्टमेंट में होगी उसकी कितने बार एंट्री करोगे, 2 बार। तो एडजस्टमेंट्स के लिए आपको यह पता होना चाहिए, मैंने जो नोट्स बनाया उसमें मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं। टीए मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल मतलब
प्रॉफिट लॉस, पीएलए मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बीएस मतलब बैलेंस शीट, और टीपीएल मतलब ट्रेडिंग ऑब्लिक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले अपन ने एडजस्टमेंट के बारे में देखा, हर एडजस्टमेंट की कितने बार एंट्री होगी, 2 बार। तो पहला अपन देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां कहां पर होती है, पहली होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दूसरा है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन की अमाउंट कभी क्वेश्चन में दिए नहीं रहती, पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर उसकी अमाउंट की एंट्री करनी है। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री कहां कहां पर होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट में, जिस एसेट का डेप्रीसिएशन होगा वहां ले जाकर माइनस कर देंगे। तीसरा क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करेंगे डेबिट साइड में खर्चों के साथ, और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, वो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। उसके बाद क्या था, क्या हो गया, मैं वही बोला ना, ध्यान थोड़ा सा इधर हो जाता है। उसके बाद तीसरे के बाद चौथा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस जो है, जो रिलेटेड खर्चा होगा ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसमें माइनस होगा और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, वो एसेट साइड में दिखेगा। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस के बाद अगला है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी इनकम से रिलेटेड है वहां पे ऐड करेंगे, इनकम नहीं होगी तो अलग से लिख देंगे, और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, वो एसेट साइड में। अनएक्रूड या फिर एडवांस इनकम, उसका क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी इनकम होगा उसमें माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड में, अनएक्रूड या फिर एडवांस इनकम को। उसके बाद क्या था अपने पास, बैड डेट। तो बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तीनों का रिलेशन किससे होता है, डेटर से। तो इसमें जब इसकी आप एडजस्टमेंट करोगे तो सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट करोगे, बैड डेट का, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट का, उसके बाद फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट्स का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। तीनों की एंट्री एक जैसी होती है। पहली एंट्री कहां होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरी एंट्री कहां होगी, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होगा। लेकिन माइनस भी सीक्वेंस वाइज होगा, पहले बैड डेट माइनस होगा, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेट माइनस होगा, फिर उसके बाद क्या माइनस होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस होगा। सीक्वेंस मेंटेन करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होती है, ये बिजनेस के फर्म, बिजनेस का जो मालिक होता है वो जो कैपिटल लगाए उसी के ऊपर उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री होती है वो कहां पर होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में ऐड करोगे उसको। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने इतना किया है, 2 एडजस्टमेंट बस बचे, लॉस बाय फायर वाला बचा है और एक तो मैनेजर का कमीशन का बचा है। इतने एडजस्टमेंट कर लिए ना तो आपके बुक में, जिस भी बुक को आप रिफर करते हो, लगभग पेपर में आने लायक जितने क्वेश्चन है सब बन जाएंगे आपसे। ठीक है। तो ये पीडीएफ मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है, कल की क्लास में आते साथ आप लोग इसको रिवाइज करके आना है। मैं पूछ भी सकता हूं किसी से रैंडमली और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कल की क्लास में लगभग 3 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन। ठीक है। चलो अभी क्लास ओवर करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।